देखिए मेरे पास है कोड 12 की बात हो रही है और हम लोग कोड 12 फिजिक्स का पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो बी आएगा। क्यों मैं बता देता हूँ बी कैसे आएगा। इस केस के अंदर जो 100 टन है, सर्कुलर कोइलर रेडियस इतना है, मैग्नेटिक फील्ड इतना है, ठीक है ना। सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड दिया है। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट आई बाय में 2r, ये वाला फॉर्मूला होता है। इसकी वैल्यू 3.14 इंटू 10⁻³ यहाँ से आई निकल के आ जाएगा करंट। एक तो करंट पूछा गया इसके अंदर करंट आता है 2.5 एम्पियर और एक मैग्नेटिक मोमेंट के लिए सिंपल फॉर्मूला लगाना था आपको NIA। अगर आपको वहाँ से आ जाएगा, n की वैल्यू इसमें दे रखी है 100 टन और आई की जो वैल्यू है वो यहाँ से सोल्व होकर आ जाएगी और एरिया रेडियस दे रखा आपको तो πr² करके एरिया आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर ये दो फॉर्मूले पता हो, एक तो म्यू नॉट आई बाय 2r और दूसरा फॉर्मूला NIA, तो ये वाला क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात की जाए तो इस केस के अंदर क्या चीज़ है कि मैथ द कॉलम करना है। इसके अंदर सिंपल क्वेश्चन था, ये भी सेकंडों में होने वाला क्वेश्चन था। इसका आंसर ए आएगा। कैसे आएगा ए सुनो आप ध्यान से, मैं बता देता हूँ इसका आंसर ए कैसे आया। इसके अंदर जो है ना यहाँ पर E = h², ठीक है। इसके अंदर मैच करना था यार, फोटोन की एनर्जी नहीं होती इक्वल टू h², फोटोन की एनर्जी होती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। और दूसरी बात डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस फिनोमेना, ये वेव नेचर मान के प्रूफ होते हैं, सिंपल सी बात है। लैम्डा = hp, ये डी ब्रोगली ने दिया था। ये तीनों ही मैच कर गया तो बस आगे वाला चेक करने की जरूरत ही नहीं आपको, फर्स्ट करेक्ट होएगा इसका आंसर, ठीक है। अगली अगर हम लोग बात करें इसके अंदर थर्ड एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। थर्ड के अंदर क्या था कि जैसे कि लाइट करंट यहाँ से जाएगा तो यहाँ पर इसका पहले मैं आंसर बता देता हूँ। थर्ड का जो आंसर आएगा वो आएगा बी। कैसे आया सुनो आप, इसके अंदर यहाँ से करंट एंट्री कर नहीं सकता, मतलब रिवर्स बायसिंग में ये, और यहाँ से करंट एंट्री नहीं कर सकता। इस ब्रांच और इस ब्रांच को हटा दो, यहाँ से करंट जाएगा और एक यहाँ से करंट जाएगा। तो इसमें से ये 4 और 2, ये किसमें पैरेलल में दोनों, तो 4 × 2 / 4 + 2 यानी कि 12 / 6, तो 2 आ जाएगा इसके। 4 × 2 8 आएगा यहाँ पे, 4 × 2 8, 8/6, 8/6 का मतलब कितना होता है 4/3, तो 10/4/3, तो यहाँ पे 2 × 4 2 15/2, आंसर 15/2 आंसर आ गया आपके पास। अब सुनो नेक्स्ट, इसके अंदर थर्ड हो चुका है। अगर हम बात करें फोर्थ की, अगर हम लोग फोर्थ की बात कर लेते हैं इसके अंदर, अगर फोर्थ की बात करें तो द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज टेकन एज यूनिटी, मतलब 3 × 10⁸ को ये 1 मान रहा है। पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ। आंसर इसका सी आएगा। कैसे आंसर सी, आप यहाँ पर जो ना इसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट को यूनिटी मान लिया इसने, 3 × 10⁸ इस वाली वैल्यू को 1 मान लिया, तो इसके अंदर इतना टाइम लगता है, ठीक है, अर्थ से सन तक या सन से अर्थ तक पहुँचने में। तो टू रीच द अर्थ, सन से अर्थ तक पहुंचने में इतना टाइम लगा, तो कितनी सेकंड्स हो गई देख लो बस आप, क्योंकि पर सेकंड तो इतना ट्रैवल करेगी, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ सेकंड्स वही आंसर हो जाएगा इसके अंदर। तो नंबर ऑफ सेकंड्स आएगा 6 × 60 + 40 आएगा इसके अंदर, तो 360 + 40 आंसर आएगा 400। हो गया सिंपल है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन की। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर, तो यहाँ पर जो है एक बॉल को ऊपर उछाला गया, ऊपर जाके नीचे आती है, तो शुरू में इसकी जो स्पीड होगी बहुत ज़्यादा होगी और फिर स्पीड घटते घटते 0, और फिर उसके बाद स्पीड वापसी आते आते इसकी V0 हो जाएगी। पहले फेंका भी V0 से और पहुंची भी ये V0 से, ये तो V0 से फेंका है तो पहले +V0 होएगा और फिर बाद में -V0, और इसके अंदर एक्सेलरेशन -g रहेगा, तो इसका जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है ना। -g, क्योंकि ना यहाँ पे +V0 है वेलोसिटी और यहाँ पे वेलोसिटी -V0 है, सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। अगर हम लोग बात करें इसके बाद सिक्स्थ की, अगर हम लोग सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करें इसमें, तो सिक्स्थ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, हाँ जी सिक्स्थ में। इसमें क्या चीज़ है कि वर्नियर कैलिपर है इसके अंदर, और ये इसकी 20 VSD काउंसाइड कर रही है 16 MSD के साथ, और MSD दे रखा है 1 mm। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 20 यूनिट्स हैं, मतलब जो इसकी वर्नियर की जो 20 डिविजन्स हैं, उनकी लेंथ हो जाएगी 16 mm होगी, तो एक की हो जाएगी 16/20, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा इसके अंदर 8/10 यानी कि 0.8 mm, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, सेंटीमीटर, ये तो 0.8 mm, ये तो आया है 1 किसकी वैल्यू आई है, ये वाली 1 VSD की वैल्यू निकल के आई है, 1 MSD 1 mm है, तो 1 MSD - 1 VSD होता है, 1 MSD - 1 VSD यानी कि 1 माइनस में 0.8, तो 0.2 mm आंसर आ जाएगा। 0.2 mm मतलब 0.02 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा इसका, सिंपल सी बात है। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, 7th क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं इसके अंदर। 7th क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, तो 7th क्वेश्चन में क्या आएगी, एन AC सर्किट कंटेन्स ए रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलो ओम, ए कैपेसिटर ऑफ 0.1 माइक्रोफैरड एंड एन इंडक्टर ऑफ 1 मिली। इसमें देखो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई रूट LC आ जाएगा इसके अंदर, 1/2 पाई रूट LC आ जाएगा। L की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है इसके अंदर
एल ये दे रखा आपको, इसको 10⁻³ हेनरी, और सी की जो वैल्यू वो माइक्रो फेरेड में कन्वर्ट कर लेना। ये बेवकूफ़ बनाने के लिए दे रखा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सोल्व करके जो क्वेश्चन आता है 7th का, वो आंसर आता है इसके अंदर सी 15.9 किलो हर्ट्ज, ये आंसर निकल के आएगा इसका। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें इस केस के अंदर, तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, साउंड चेक करना एक बार, साउंड आ रही है क्या इस केस के अंदर। 8th क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें एक ये सॉलिड लॉन्ग स्ट्रेट वायर दे रखी है, मतलब सॉलिड सिलेंडर की तरह ट्रीट करो आप इसको, ठीक है ना। इट्स ए सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर के अंदर क्या होता है कि अगर करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर होता है तो ये एक्सियल लाइन है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0, यहाँ से यहाँ तक लीनियरली बढ़ेगा ना मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, सीधी सी बात होती है। और फिर उसके बाद यहाँ मैक्सिमम होता है सरफेस पे, और फिर उसके बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा इसके अंदर, इसका जो ग्राफ आना चाहिए, सिंपल सी बात है, ग्राफ विल बी लाइक दिस, ठीक है। पहले तो लीनियरली होता है, तो यहाँ पे ये लीनियर ग्राफ है, और फिर उसके बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इसके अंदर। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नाइन्थ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो 9th क्वेश्चन के अंदर क्या चीज़ है, इसका आंसर जो आएगा, मैं इसका आंसर बता देता हूँ पहले। 9th का आंसर का ए कैसे है ये सुनते हैं, देखते हैं हम लोग। ए यूनिफॉर्म मेटालिक वायर है हैविंग रेजिस्टेंस 4 ओम, ठीक है ना। 4 ओम है, इज बेंट इन द स्क्वायर शेप, मतलब ये 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, ये 1 ओम और ये 1 ओम और ये 2 ओम है, ठीक है। रेजिस्टर इज कनेक्टेड एंड 2 वोल्ट बैटरी इज देयर। तो यहाँ पर ये तो हो गया, मतलब जो बैलेंस है तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो ठीक है। अगर ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो इस 2 को तो हटा दोगे, ये 1 सीरीज में 2 आएगा, ये 1 सीरीज में 2 आएगा, 2 का 1 आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे 1 आएगा, आर इफेक्टिव की वैल्यू 1 होगी, आर इफेक्टिव की वैल्यू अगर 1 होगी तो जो करंट निकलेगा वो V/R का मतलब 2/1, तो आंसर इज 2 एम्पियर। सिंपल सी बात है। अगर हम लोग नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, 10th क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें इसके अंदर, तो एन अननोन न्यूक्लियस हैज न्यूक्लियर डेंसिटी दिस एंड मास दिस, ठीक है, इट्स मास नंबर इज दिस, ठीक है। आपको जो है न्यूक्लियर डेंसिटी दी हुई है आपको इसमें, ये वाली ये न्यूक्लियर डेंसिटी है, और जो मास है वो ये दिया हुआ है। मास डिवाइड बाय न्यूक्लियर डेंसिटी कर दो, इससे क्या होगा, वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास, और वॉल्यूम को इक्वेट कर दो 4/3 πr³ के साथ, 4/3 πr³, ठीक है। यहाँ से आर निकल के आ जाएगा, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आर आ जाएगा यहाँ से, और आर के बाद फॉर्मूला लगाओ, आर इज इक्वल्स टू आर नोड ए की पावर 1/3। ये वाला क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते थे, या फिर लास्ट में करते इस क्वेश्चन को, तो क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, आर नोड ए की पावर 1/3, तो यहाँ से आपके पास जो है आर नोड आपको दे ही रखा है, तो यहाँ से आपके पास निकल के आ जाएगा ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ से, और इससे जो सोल्व करके आंसर आता है सेकंड, इसका आंसर आएगा 12, ठीक है ना। 10th का आंसर ए आएगा, ए इज 12, ठीक है। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें इसके अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो है ना, ए रेक्टेंगुलर वायर लूप ऑफ साइड्स 8 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर विद स्मॉल कट इज मूविंग आउट ऑफ द रीजन यूनिफॉर्म मैग्नीट्यूड 0.3 टेस्ला directed normal to the plane of the paper loop. The EMF developed across the cut. If the velocity of the loop is this, the direction is normal to the shorter side of the loop. यार मतलब इसके अंदर BLV लगेगा, और L जो यूज़ करना होगा आपको वो 3 सेंटीमीटर यूज़ करोगे, क्योंकि इसने बोल दिया डायरेक्शन नॉर्मल टू द शॉर्टर साइड ऑफ द लूप के शॉर्टर साइड उसके नॉर्मल है, तो नॉर्मल वाली तो साइड लेते हैं, नॉर्मल वाली साइड इसके अंदर 3 सेंटीमीटर है, तो बी की जो वैल्यू है इसके अंदर वो हो जाएगी यहाँ पे 0.3। एल की जो वैल्यू हो जाएगी इसके अंदर वो 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, और वेलोसिटी 2 आ जाएगी। इसको ऐसा ही में कन्वर्ट कर लो सबको, फिर आंसर 16 आ जाएगा। सोल्व करके जो आंसर आता है 11th का आंसर ए आएगा इसके अंदर, 11th का आंसर ए हो गया। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें इसके अंदर, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 12th की, तो 12th गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस, इसका जो आंसर आएगा आई इज इक्वल्स टू आई जी, जो आई मैक्स आएगा वो हो जाएगा आई जी इज इंटू में 1 प्लस में जो नीचे छोटा आता है इसमें, तो आर जी बाई आर एस लिखोगे इसके अंदर, आर एस नीचे आएगा इसके अंदर। तो यहाँ पर इसके अंदर ये बोला गया कि फॉर ए करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है ना, ये दिस इज द 1 मिली एम्पियर, तो 1 × 10⁻³ आ जाएगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 एम्पियर के बराबर। और आपके पास जो आर जी दे रखा आपको वो दे रखा 100, और उसको सोल्व करके आर एस की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी, और सोल्व करने के बाद आंसर आता है ए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है इसका, ठीक है जी। अब आते हैं हम लोग बात अगले मुद्दे पे। अगर हम लोग अगला क्वेश्चन बात करें, 13th क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यार देखो इसके अंदर जब भी जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है यूजिंग द मोनोक्रोमिक वेवलेंथ लैम्डा, द इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन पर पाथ डिफरेंस इज दिस। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है कि जो मैक्सिमम होती है 4 I नोट cos स्क्वायर डेल्टा 5/2 होता है फॉर्मूला। अगर दो वेव्स जब मिलती है, एक इंटेंसिटी I नोट दूसरे की I नोट, तो जब अगर कुछ फेज डिफरेंस दे दे तो आप इंटेंसिटी निकाल सकते हो इस वाले फॉर्मूले से। तो और 4 I नोट की वैल्यू उसने k दे रखी है, 4 I नोट इज k, तो cos स्क्वायर डेल्टा 5/2, तो λ/3 है ये, λ/3 है ना, तो यहाँ पर आएगा 2π/3 होता है 120 डिग्री,
तो कोस 120/2 आ जाएगा आपके पास। तो के कोस स्क्वायर 120/2, तो कोस स्क्वायर 60 बन जाएगा आपके पास। कोस 61/2 होता है, तो आंसर इज k/4। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इसके अंदर 14th की बात करते हैं हम लोग। 14th क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर जो ना मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, 5 kg की बॉडी, दो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहे हैं, एक 8 का और एक 6 का लग रहा है। तो जो नेट फोर्स होगा इनका रिजल्टेंट आएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। तो यहाँ पर जो आएगा 10 आएगा रिजल्टेंट इसका 10, और 10 अगर रिजल्टेंट आ गया तो मास है 5 kg, तो एक्सेलरेशन तो 2 आएगा। ये तो गलत हो गया, इन तीनों में से एक आएगा। अब इसके अंदर एंगल जो पूछा है, इसके अंदर एंगल पूछा गया इसके अंदर वाई एक्सिस के साथ। ठीक है ना, जो एंगल इसके अंदर ना 8 न्यूटन फोर्स के साथ ये एंगल है 6 के साथ। हम ये वाला एंगल निकालते हैं इसके अंदर। जो टेंजेंट थीटा की वैल्यू है वो आएगी 8/6, तो यानी कि 4/3, 10 इनवर्स 4/3 विद द 6 न्यूटन। हाँ, इसका जो आंसर है मेरे पास 14th का सी आंसर आएगा। तो विद द 8 की अगर बात करें हम लोग, तो विद 8 की बात करें θ1, तो 6 यानी कि इसका आंसर ये वाला आएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये वाला एंगल देख लो θ1, टेंजेंट θ1 हो जाएगा इसके अंदर दिस 6/8 यानी कि 3/4, तो 10 इनवर्स 3/4। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है इसका। ठीक है जी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन देखिए आप। 15th क्वेश्चन के अंदर ये 50 वोल्ट है, हर कैपेसिटर 10 माइक्रोफेरेड का, ये 10 ये 10 ये 10 और ये 10, और ये आएगा 2.5, ये आ गया आपके पास। तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो CV के बराबर आएगा, क्योंकि देखो बैटरी का डायरेक्ट पैरेलल में है, CV के बराबर आएगा। तो CV के बराबर चार्ज आएगा तो कितना हो जाएगा बताओ आप। CV का मतलब 125 माइक्रोकूलम का आएगा ना इसके ऊपर चार्ज, तो इस पर तो आ गया 125 माइक्रोकूलम। ठीक है जी। और अगर इनका करें हम लोग 10 तो 2.5 ही बनेगा सारा, इन चारों का सीरीज में है तो 2.5 बनेगा। तो फिर इसके ऊपर भी सब पे सीरीज में तो सेम चार्ज आएगा, तो 125 का ही आएगा। तो सभी कैपेसिटर्स पे 125 का ही चार्ज होगा। 15th की बात करें तो ए ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम लोग बात करते हैं 16th क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या है कि यहाँ पर एक रूल था यार कि अगर ये बैलेंस बिट्स ब्रिज है तो अगर इंटरचेंज करते हैं गैल्वेनोमीटर को बैटरी को गैल्वेनोमीटर से, तो ऐसे केस में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता। ठीक है ना, तो यहाँ पर बट इसने ना ये थर्ड ठीक होता, बट इसमें क्या बोल दिया कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द जोकी, ये कह रहा है कि जोकी की पोजीशन से कुछ भी हो, तो इसलिए गलत है ना ये बात। इसने बोला कि बोथ राइट साइडेड एंड लेफ्ट साइडेड डिफ्लेक्शन एंड बैलेंस एट बैलेंस पॉइंट नो डिफ्लेक्शन, बैलेंस पॉइंट पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, तो इसलिए फोर्थ करेक्ट होगा इसका आंसर। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसके अंदर क्या है कि पावर ऑफ द क्रेन विच लिफ्ट्स अ मास ऑफ 1000 kg टू ए हाइट ऑफ 20 मीटर इन 10 सेकंड्स। यार इसके अंदर जो ना mgh आएगा, ठीक है ना, मतलब mgh मतलब मास कितना इसमें 1000, g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू 20, इतना तो वर्क हो गया। और कितने टाइम में हो गया इसके अंदर 10 सेकंड्स में, तो डिवाइड बाय 10 आ जाएगा आपके पास। g की वैल्यू 9.8 यूज़ कर लो और सोल्व करके जो आंसर आएगा इसके अंदर 17 का डी ऑप्शन करेक्ट है, ये आंसर आता है इसका। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें इसके अंदर तो इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसके अंदर देखिए आप जो यंग्स मॉडुलस है ना उसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, यानी मैच करके इससे मैच हो जाएगा। ये फोर्स बाय में मतलब फोर्स बाय एरिया स्ट्रेस होता है और वी एल को नीचे ले वो स्ट्रेन बनेगा। और अगर बल्क मॉडुलस होता है वो होता है dp बाई dv के बराबर, डेल्टा पी डी पी, ये जो dp है dp बाई dv और ये vdp बाई dv होता है फॉर्मूला, तो ये मैच करेगा। कंप्रेसिबिलिटी इसका उल्टा होता है, तो इसका उल्टा ये वाला है, इसका ठीक उल्टा है ये वाला। तो देख लो यार इससे मैच हो जाएगा 18 का जो मैच करेगा डी ऑप्शन मैच करेगा 18 का। ठीक है ना, 18 का डी ऑप्शन, मतलब 3 मैच करते हैं, चौथा मैच करवाने की जरूरत है क्या इसके अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें इसके अंदर, इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर जो है ना इन कनकेव लेंस रे ऑफ लाइट emanating from the object parallel to the principal axis of the lens after refraction, इसका जो आंसर मेरे पास लिखा बी appears to diverge from the first principle। सीधी सी बात यार ये कनकेव लेंस है ना, इसके अंदर अगर हम लोग कनकेव लेंस की बात करें तो ये लाइट रे ऐसे जाएंगी तो यार वो डाइवर्ज ही तो होंगी, मतलब जो है, और इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बनता, बाकी तो अजीब से ऑप्शन दे रखे हैं इसने। ठीक है, डाइवर्ज होंगी लाइट रेस, तो इसके अंदर जो आंसर आएगा इसका 19th का आंसर बी आएगा इसके अंदर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर देखिए बच्चों ने ज़्यादातर ने क्या गलती की हुई इसमें, ये लीनियर मास डेंसिटी है, एक यूनिट लेंथ का मास है, टोटल मास नहीं है ये वाला, टोटल मास ले लिया हमको उस हिसाब से मैच करवा दिया। तो यहाँ पर जो टोटल मास आएगा वो आएगा m इंटू में लीनियर मास डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय l। ठीक है, तो इसमें l क्यूब जनरेट होता है। और इस केस के अंदर ये पूछा गया सेंटर सी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, तो इस यहाँ पे इसमें से एक्सिस पास कर रहा है, तो mr² बाई में 2 आ जाएगा इसके अंदर प्लस mr², तो यहाँ पर बनेगा 3mr²/2, 3mr²/2 बन गया। मास की वैल्यू ये वाली लिखोगे आप, तो 3/2 m की वैल्यू आ जाएगी m इंटू एल, और यहाँ पे r की वैल्यू हो जाएगी l/2 पाई का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। व्हेन यू सोल्व दिस, ये पूरा का पूरा सोल्व करोगे तो 20th का जो आंसर बनेगा वो ए आएगा, 20th का आंसर आ जाएगा ए, ये आंसर आएगा 20th का।
अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 21, ईच साइड ऑफ द मेटालिक क्यूब मेजर टू बी 9 सेंटीमीटर। मेटल ईयर मल्टीप्लाई करना है इसके अंदर हर एक की, ये तो मास दे रखा आपको, ये मास दे रखा है और ये साइड दे रखी है 9.0, कीपिंग द स्क्रीन व्यू द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द क्यूब कैन बी एक्सप्रेस एज दिस। यार एक बात बताओ, इस केस के अंदर जो है ना यहाँ पर मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना 9 सेंटीमीटर को, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर 4 हैं, इसमें कितनी है 2 है, तो मिनिमम आनी चाहिए 2, तो 2 इसी के अंदर दे रखी है, 7.6 आंसर आएगा इसका, ठीक है ना। 21 का डी आंसर करेक्ट है। 7.7 इसमें भी 2 दे रखी है बट कैलकुलेट होकर 7.6 तक के ज़्यादा नजदीक आता आंसर, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी आपको, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा आपको, यहाँ पर के की जो वैल्यू वो आ जाएगी आपके पास 2 पाई से मल्टी, ये वेव की इक्वेशन दी हुई है 0.0080, इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो ये जाएगा के, और फेज डिफरेंस होता है के डेल्टा एक्स की वैल्यू दे रखी है 0.5, तो यहाँ से के ये निकल के जो सोल्व करके थर्ड, ये वाला क्वेश्चन है, इनको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके थर्ड करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें 23rd क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसके अंदर देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है यार, पूरा पेपर ना एज इट इज़ क्या हो रखा है, पूरा का पूरा पेपर PYQs में से एज इट इज़ आ रखा है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन पेपर है ही नहीं। ए रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पासिंग थ्रू इक्विलेटरल प्रिज्म ABC, ठीक है ना। यहाँ पे ये इसके पैरेलल है, मिनिमम डेविएशन आ रहा है यार, बेस के पैरेलल है ये वाली साइड, मिनिमम डेविएशन आ रहा है। अगर मिनिमम डेविएशन आ रहा है देन दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, I इक्वल टू E हो जाएगा इसके अंदर, तो I इक्वल टू E हो जाएगा इसमें, और I प्लस E इज इक्वल्स टू A प्लस में डेल्टा हो जाएगा इसके अंदर। और इसके अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया है 50, तो 50 प्लस 50 हो जाएगा, A की वैल्यू 60 है, और प्लस डेल्टा सोल्व करके डेल्टा की वैल्यू निकल के आएगी। 23rd का जो आंसर आएगा A ऑप्शन करेक्ट होएगा इसका 23rd का। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें इसके अंदर, तो भाई देखो इसके अंदर क्या चीज़ है कि इन द सर्किट शोन बिलो द वोल्टेज अपीयरिंग अक्रॉस द डायोड D विल फॉर्म द, इसके अंदर एक बात बताऊँ, हाफ वेव रेक्टिफायर की फिगर है यार, करंट देखो यहाँ से तो जाएगा, यहाँ से तो एंट्री हो नहीं पाएगी, इधर से एंट्री होएगी, तो इसका जो 24th का आंसर बी होना चाहिए इसके अंदर, 24th का आंसर बी है, ठीक है ना, 24th का आंसर बी आएगा, क्योंकि देखो ये हाफ वेव रेक्टिफायर है ना यार, ये हाफ वेव, फुल वेव होता तो ये आंसर आता है इसके अंदर, और ये उल्टा होने का तो कोई मतलब ही नहीं है इसके अंदर, और इसमें कोई चेंज ही नहीं है, तो डायोड लगाने का फायदा क्या हुआ अगर ये ठीक है तो, ठीक है ना। इसके अंदर देखिए आप अगली बात, अगर हम लोग बात करें 25th की, तो 25th में यार बहुत सारे बच्चों ने पता गलती क्या की है कि ये वाला टिक मार्क कर दिया यार, ये गलती की है उन्होंने। आप मुझे एक बात बताओ, SHM जब होती है तो SHM के अंदर इसके अंदर इसकी काइनेटिक एनर्जी पक्का कभी ना कभी जीरो तो होगी ना यार, काइनेटिक एनर्जी ऐसा हो सकता है कि जीरो ना हो, पक्का जीरो होगी कभी ना कभी, पक्का जीरो। इसमें काइनेटिक एनर्जी कहाँ जीरो हो रही है, नहीं हो रही ना जीरो, यहाँ काइनेटिक एनर्जी देखो 2 बार जीरो होगी, एक बार अपर एक्सट्रीम पे, ये राइट एक्सट्रीम पे, एक बार लोअर एक्सट्रीम पे, मतलब राइट एक्सट्रीम और एक लेफ्ट एक्सट्रीम पे, तो जीरो तो 2 जगह हो रही है, तो जीरो इसी के अंदर आएगा यार, आंसर तो यही आएगा इसका। काइनेटिक सॉरी गलत है ये, तो ये वाला ऑप्शन ठीक होएगा, नेगेटिव हो नहीं सकती, काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव, तो ये वाला आंसर तो गलत है, तो ये वाला गलत, और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती नहीं है कभी भी, तो ये वाला आंसर ही करेक्ट है, ये वाला भी गलत है, क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी जीरो कभी भी नहीं हो रही इसके अंदर, इसलिए गलत है ये वाला, ठीक है ना। तो 25 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं इसके अंदर, 25 क्वेश्चन हमने कर लिए, अभी हम 30 क्वेश्चंस करते हैं इस वाली वीडियो के अंदर। ए रजिस्टर ऑफ द कनेक्टेड टू बैटरी 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.6 द टर्मिनल वोल्टेज E माइनस IR लगा दो आप इसके अंदर, E माइनस में IR, तो V इज इक्वल टू E माइनस आई, E की वैल्यू दे रखी है, स्मॉल r दे रखा है, I दे रखा है, सोल्व करके 26 का जो आंसर है वो B आएगा इसके अंदर, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अब इसके अंदर क्या करना था, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रेज ए मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू ए हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। इसके अंदर सिंपल सी बात है यार देखो काइनेटिक एनर्जी तो दोनों टाइम जीरो रह रही है, सरफेस पे भी और आर की हाइट पे भी काइनेटिक एनर्जी दोनों टाइम जीरो रह रही है। जो पोटेंशियल एनर्जी है वही लिखनी थी आपको, जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इसकी वो कितनी होती है बताइए आप, यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इसकी वो होती है, जो सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इसकी वो तो हो जाएगी सरफेस के ऊपर mgr, ठीक है ना, mgr हो जाएगी, और h r हाइट पे कितनी हो जाएगी इसके अंदर, उनका डिफरेंस लेना आपको। या फिर एक सिंपल सी बात है, ऐसा करो, सरफेस का फॉर्मूला होता है ना माइनस का g m1 m2 बाई स्मॉल r की वैल्यू r हो जाएगी यहाँ पे, और फिर बताइए 2r की हाइट पे कितना हो जाएगा, माइनस का g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई में 2r हो गया, ठीक है ना। इनका डिफरेंस ले लो आप, उनका डिफरेंस लेके और आप जो है ना इस केस के अंदर करना क्या है, डिफरेंस लेने के बाद आपको r से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, नीचे r स्क्वायर बनेगा, gm बाई r स्क्वायर को स्मॉल g से रिप्लेस कर देना है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो 27 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, 27 डी ऑप्शन करेक्ट होगा, mgr/2 आएगा, mgr/2 ही आएगा इसका आंसर, ठीक है ना। अब इसके या फिर देखो सिंपल सी बात है यार, mgr होता है सरफेस पे तो mg इंटू 2r, इसी से सोल्व करो आप, इसी से सोल्व करो, r से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो पहले, और ये gm बाई r स्क्वायर को स्मॉल g से रिप्लेस कर दो और उनका डिफरेंस ले लो, आंसर मैच कर जाएगा आपका। नेक्स्ट केस की बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट केस 27, इसका आंसर डी आएगा, 27 का आंसर विल बी डी। और अगर हम लोग बात करें 28,
28 की बात कर लेते हैं हम लोग। 28 आंसर क्वेश्चन है, आसान है यार। देखो, एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट टू ए सिस्टम at a rate of 100 watt. Your system perform work at a rate of 75 joule per second. The rate at which the term internal energy increases. यार देखो, जो वर्क हो रहा है ना, वर्क तो हो रहा है 100 जूल पर सेकंड से, मतलब 100 जूल पर सेकंड से मतलब वर्क हो रहा है, और नहीं सप्लाई हो रही है 100 जूल पर सेकंड की सप्लाई हो रही है, और वर्क हो रहा है 75 जूल पर सेकंड 75 का, तो उसके अंदर स्टोर हो रहा है इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में 25 जूल हो रहा है पर सेकंड। तो यहाँ पे तो इंटरनल एनर्जी 25 की रेट से बढ़ रही है, पर सेकंड 25 बढ़ेगी, तो आंसर थर्ड आएगा इसका। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग, ए रूम हीटर इज रेटेड 400 वोल्ट 220 वोल्ट, सप्लाई वोल्टेज ड्रॉप टू 200 वोल्ट, व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम्ड इफ द सप्लाई वोल्टेज ड्रॉप्स टू 200 वोल्ट। इसके अंदर रूम हीटर है, उसकी ये दे दी पावर दे दी और उसकी वोल्टेज दे दी। अगर वोल्टेज इतनी घट जाए तो आप एक काम करो, इसके अंदर इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पर जो है पावर क्या होता है, V इंटू आई होता है, या फिर एक V स्क्वायर बाय R होता है। यहाँ पे यहाँ से रेजिस्टेंस निकल के आएगा आपके पास, ठीक है ना, यहाँ से आएगा ना रेजिस्टेंस निकल के, तो 220 का स्क्वायर का, और यहाँ पे पावर आ जाएगी 400, सोल्व करके R आ गया आपके पास यहाँ से, और फिर से दोबारा से V स्क्वायर बाय R लगा दो, V की वैल्यू इस बार 200 पुट कर देना, R यहाँ से सोल्व होके आएगा, और फिर वहाँ से फिर एक नया P निकल के आएगा, और जो नया P निकल के आता है B ऑप्शन करेक्ट है इसका, ठीक है। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 30th, ए रूलर फॉल्स वर्टिकली 5 डिफरेंट पर्सन कैचेस इट विद डिफरेंट रिएक्शन टाइम्स, ठीक है, इनका रिएक्शन टाइम अलग है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है इस केस के अंदर 30th का डी आंसर है। ये किस हिसाब से आता है देखिए आप 30th का, इस केस के अंदर जो है व्हेन ए रूलर फॉल्स वर्टिकली 5 डिफरेंट पर्सन्स कैचेस इट विद डिफरेंट रिएक्शन टाइम्स, इनके जो रिएक्शन टाइम है वो अलग अलग हैं, ठीक है। अगर रिएक्शन टाइम अलग अलग हैं तो इसके अंदर बताना क्या था, कैच इट विद डिफरेंट रिएक्शन टाइम, पर्सन ए का रिएक्शन टाइम दे दिया, विच इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द रूलर। यार जितना रिएक्शन टाइम कम होगा डिस्टेंस ट्रेवल उतनी कम होगी, और जिसका रिएक्शन टाइम ज़्यादा होगा उसकी डिस्टेंस ट्रेवल उतनी ज़्यादा होगी। तो इस केस के अंदर जो आंसर था इसका 30th का डी आएगा। 30th का बी देखो आप, इसका रिएक्शन टाइम सबसे कम, तो सबसे कम है तो डिस्टेंस सबसे कम आएगी। और अगर सी देखो, सी की बात करते हैं हम लोग, सी के अंदर जो है नहीं बी है, बी का सबसे ज़्यादा है रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम ज़्यादा है तो डिस्टेंस होगी सबसे ज़्यादा, और सी का रिएक्शन टाइम सबसे कम है तो डिस्टेंस सबसे कम, तो इसलिए फोर्थ करेक्ट है। समझ में आ गई होगी बात आपको, ठीक है। हमने 30 क्वेश्चंस किए और नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस हम एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर कर रहे हैं अभी।